हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडियन पार्लियामेंट को कवर करेंगे और उसमें भी मेनली राज्यसभा और लोकसभा को, क्योंकि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही हिस्सा है राज्यसभा और लोकसभा के अलावा। तो इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट को कवर नहीं कर रहे हैं, इन दो हिस्सों को, इन दो पिलर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेसिक डिफ्रेंसिएशन दोनों के बीच देख लेते हैं, बेसिक डिटेल्स दोनों के बारे में देख लेते हैं, दोनों हाउसेस के बारे में। लोकसभा और राज्यसभा की जब हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा में मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल, और इसमें इलेक्शन का मेथड क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। वहीं जब राज्यसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका FPTP सिस्टम है और इसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। फिर मिनिमम एज की बात करें तो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए व्यक्ति की। वहीं राज्यसभा के लिए 30 साल मिनिमम एज रिक्वायर्ड है। टेन्योर 5 साल फिक्स होता है लोकसभा का, अगर इफ़ लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती बीच में तो। ठीक है, 5 साल अगर पूरा कर रहे हैं मेंबर्स अपना टर्म तो वो फिक्स टर्म 5 साल होता है, उसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे। जबकि हम राज्यसभा को देखते हैं, परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं हो सकती है, और जो इसके मेंबर्स हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 2/3 मेंबर्स हर 2 साल में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होती है राज्यसभा, परमानेंट बॉडी है, मतलब इसके मेंबर्स हमेशा बने ही रहते हैं, क्योंकि 2/3 मेंबर हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। सारे मेंबर्स को एक साथ कभी चेंज नहीं किया जाता है। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखिए तो स्पीकर जो है लोकसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको प्रिसाइड करता है, फिलहाल ओम बिरला हैं। और वहीं राज्यसभा की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा का चेयरमैन होता है, फिलहाल ये हैं CP राधाकृष्णन। कंपोजिशन की बात करें तो लोकसभा में 550 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम जो हो सकते हैं। अब इन 550 मेंबर्स में से 530 स्टेट से होते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। प्रेजेंट में स्ट्रेंथ देखी जाए तो ये है 543 मेंबर्स की। अब राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250 मेंबर्स की, 250। अब इसमें 238 स्टेट से इलेक्ट होते हैं और यूनियन टेरिटरीज से, और 12 सदस्य होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, फिलहाल 250 मेंबर्स में से 245 मेंबर्स ही राज्यसभा के सदस्य हैं। अब इलेक्टोरल बेस की बात करें तो 18 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति जितने भी सिटीजन हैं भारत के, वो लोकसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए वोट करते हैं। राज्यसभा की बात करें तो मेंबर्स को इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूनियन टेरिटरीज जिनके लेजिस्लेचर्स हैं, वो मेंबर्स इनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिटेल और बेसिक डिफ्रेंसिएशन दोनों के अंदर। अब आगे देखें स्पेशल पावर्स कौन सी हैं दोनों की, तो हम यहीं से हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि लोकसभा के मेंबर्स के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं राज्यसभा के बजाय। अब ये पावर क्या क्या है देख लेते हैं। मनी बिल जो है केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता। फिर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है मनी बिल को अमेंड करने का या रिजेक्ट करने का, वो केवल रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अगर मनी बिल में कुछ चेंज करना है ना तो रिकमेंड कर सकते हैं कि ये चेंज कर लो आप, वो अमेंड कुछ नहीं कर सकते, वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते उसे, बल्कि 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को लोकसभा को मनी बिल वापस करना होता है। ठीक है, तो इससे राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी और ऑल रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा ऑन अ मनी बिल। अगर राज्यसभा ने कोई रिकमेंडेशन भी दी है कि मनी बिल में चेंज हो सकता है तो वो लोकसभा की अपनी मर्जी है कि वो चाहें तो उसको माने, चाहें तो रिजेक्ट कर दें, और मानते हैं तब भी, नहीं मानते हैं तब भी बिल को पास माना ही जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिल्स, जो मनी बिल के अलावा जो भी बिल्स होते हैं कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। हालांकि मनी बिल में जैसे था ना उस तरह यहाँ नहीं है, लोकसभा में ये पेश तो केवल इंट्रोड्यूस तो केवल लोकसभा में ही होंगे, लेकिन पावर जो है दोनों की इक्वल है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की। मनी बिल में पावर लोकसभा की ज़्यादा है, लेकिन फाइनेंशियल बिल में राज्यसभा की पावर भी लोकसभा की एकदम बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है दोनों हाउसेस की जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। राज्यसभा में डिस्कस द बजट, लेकिन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो होती है उसके लिए वोट नहीं कर सकते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। ओनली द लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन टू डिसकंटिन्यू अ नेशनल इमरजेंसी। और फिर है इसमें लास्ट, लोकसभा अलोन कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन एज द एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, अब राज्यसभा की स्पेशल पावर्स की बात करें तो अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा में एम्पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट।
फिर है आर्टिकल 312 जो है ये राज्यसभा को पावर देता है कि वो कोई भी ऑल इंडिया सर्विस, नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकती है, उसको अप्रूवल दे सकती है। एज पर आर्टिकल 67 अ रेजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये केवल राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है ऐसे समय पर जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो केवल राज्यसभा का अप्रूवल भी सफिशिएंट है टू कीप इट इन फोर्स टेम्पररीली। राज्यसभा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सस्टेनिंग इमरजेंसी प्रोविजंस ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ लोकसभा। तो ये कुछ पावर्स हैं जो राज्यसभा की स्पेशल पावर्स हैं, और लोकसभा की भी हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की होती हैं। 3 इंपॉर्टेंट कमेटी हैं और ये तीनों एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। बेसिक इसकी डिटेल याद रखिएगा अच्छे से। पहली है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फिलहाल इसके चेयरपर्सन हैं के.सी. वेणुगोपाल। अब ये चेयरपर्सन वाला जो है ये फिलहाल के लिए याद रखिएगा, पर अगर पॉलिटी में हम स्टैटिक पोर्शन पर जाएं तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं इस वाले को। टेन्योर तीनों का 1 साल होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरी है एस्टिमेट्स कमेटी और तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपोजिशन और मोड ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें देखें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है। एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे लोकसभा से हैं और यही हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की। ठीक है। फिर है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें 22 मेंबर इसमें भी हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अब ये मोड ऑफ सिलेक्शन भी वही है जिसमें दोनों के मेंबर होंगे, जैसे इसमें दोनों के मेंबर है, लोकसभा के भी राज्यसभा के भी, तो दोनों के ही मेंबर चुने जाएंगे। इसमें केवल लोकसभा के हैं तो केवल लोकसभा से ही चुने जाएंगे और इसमें दोनों से। ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये हमने यूके से डराइव किया है, यूके से अडॉप्ट किया है। यूके से और क्या क्या लिया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देख ही लिया हमने, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाई कैमरलिज्म, ये सारा कुछ हमने यूके से अडॉप्ट किया है। अब कुछ और कंट्रीज़ से हमने क्या लिया ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। और जॉइंट सिटिंग जो होती है लोकसभा और राज्यसभा की, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर बात करते हैं कनाडा की, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। हम कहते भी ना इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो ये जो फेडरल स्टेटस है कनाडा से लिया है हमने। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुरी पावर इन द सेंटर, ये भी कनाडा से लिया गया है। पहले ये जो रेजिडुरी पावर होती थी, अवशिष्ट शक्तियाँ होती थी, ये गवर्नर जनरल और वायसराय को दी गई थी। बाद में ये आज़ादी के बाद सेंटर को दे दी गई, तो ये कनाडा से हमने कॉन्सेप्ट लिया है। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द सेंटर और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें कनाडा से ली गई हैं, अडॉप्ट की गई हैं। फिर आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है DPSP, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जापान से हमने प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ डिराइव किया है। फिर सोवियत यूनियन जो आज के समय रशिया है, यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जस्टिस, आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल जो है ना, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो हमारे प्रियम्बल में दिया गया है आइडिया, ये हमने USSR से लिया। फिर US से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये सब कुछ US से अडॉप्ट किया गया। फिर जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका से लिया गया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। और फ्रांस से रिपब्लिक का आइडिया और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो प्रायम्बल में हमने लिया है, ये आइडिया भी फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइड्स ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को कौन प्रिजाइड करता है? ये स्पीकर है, हम देख ही चुके हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है ये लोकसभा का, और जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं मेंबर्स में से ही किसी एक को स्पीकर बनाया जाता है जनरल इलेक्शन करवाकर। जो स्पीकर है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डेकोरम इन द लोकसभा। दे हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन मैटर्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस। आर्टिकल 93 जो है संविधान का, इसमें बोला गया है द लोकसभा इज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संवैधानिक तौर पर कहाँ बात की गई है? आर्टिकल 93 में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्पीकर इन द केस ऑफ अ टाई ड्यूरिंग वोटिंग इन द लोकसभा।
अब मान लीजिए कोई बिल लाया गया है, लोकसभा में वोटिंग हो रही है और टाई हो गया वो, मतलब हाँ में भी बराबर वोट है और ना में भी बिल्कुल बराबर वोट है, तो उस समय पर लोकसभा में स्पीकर का रोल क्या होता है उस समय पर? तो वो जो है कास्टिंग वोट करता है उस टाइम, मतलब वो जो भी वोट करेगा उसी के आधार पर डिसीजन हो जाएगा। 50-50 का मामला होता है। स्पीकर अगर हाँ की तरफ जाता है तो हाँ हो जाएगा बिल को, ना की तरफ जाता है तो बिल खत्म। तो जब भी टाई होता है उस समय पर स्पीकर कास्टिंग वोट का इस्तेमाल करता है। दिस कास्टिंग वोट इज एक्सरसाइज्ड टू ब्रेक द डेडलॉक एंड इंश्योर अ डिसीजन इज मेड। Casting vote is intended to preserve neutrality and maintain parliamentary procedures. It is exercised sparingly and only when the voting results are evenly split. मतलब 50-50 का मामला आ गया है तो 51 जो स्पीकर जहाँ जाएगा वो हो जाएगा। कास्टिंग वोट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 100 का क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा। यह आर्टिकल 85 ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्टिकल 85 क्या कहता है? इट गवर्न्स द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, इट्स रेजोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन। प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के हर एक हाउस को बुला सकता है टू मीट एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर चूजिंग। द प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउसेस और ईदर हाउस। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल। द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब एक साल में कम से कम 2 सिटिंग होनी चाहिए हाउसेस की। देयर कैन नॉट बी मोर देन 6 months बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ वन सेशन एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन। मतलब एक साल में 2 सिटिंग बताइए ना, और इन 2 सिटिंग के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ कितने सिटिंग होते हैं, कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन हैं। कौन कौन से हैं? BMW, बजट, मानसून और विंटर। हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया? ये है वाइस प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ स्टेट कौन है? राज्यसभा का ही दूसरा नाम है ये, और राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। फिलहाल हैं ये CP राधाकृष्णन। प्रेसिडेंट के बाद देश की सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ये। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स मौजूद होते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 66। वाइस प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का होता है, बट दे कैन कंटिन्यू इन ऑफिस until the successor assumes charge। जब तक कोई और वाइस प्रेसिडेंट चुनकर अपना चार्ज नहीं ले लेता है तब तक ये ऑफिस में बने रहते हैं। वैसे 5 साल में पूरा हो जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल देखें, आर्टिकल 64 में बोला गया है वाइस प्रेसिडेंट शेल एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 66 में इलेक्शन की बात की गई है कि इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 65 कहता है वाइस प्रेसिडेंट में एक्ट एज प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब अगर प्रेसिडेंट नहीं है, अपने पद पर मौजूद नहीं है किसी भी कारणवश, तो उस समय पर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। आर्टिकल 79 to 122 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज मेड फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 79 से 122 जो हैं इसमें पार्लियामेंट के कंपोजिशन, पावर और प्रोसीजर्स की बात की गई है। अब यहाँ हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। कौन सी लोकसभा के कौन से स्पीकर रहे हैं, हमें ये मेनली बताना है। तो सबसे पहले देखिए बहुत आसान तरीका है मैच करने का। इसमें 17th लोकसभा जो है इसके स्पीकर ओम बिरला है ना, सबसे लेटेस्ट जो है ओम बिरला ही हैं। अब इससे आंसर तो नहीं निकलेगा क्योंकि सारे डी का आंसर 1 ही बताया हुआ है इसमें। क्वेश्चन बनाने वाले भी स्मार्ट होते हैं ना। तो चलिए आगे देखते हैं। 14th लोकसभा जो हमारी थी इसके स्पीकर थे सोमनाथ चैटर्जी। तो इस तरह से ये दोनों कट हो जाते हैं 1 और 2। यहाँ पर दोनों में ही सी का आंसर 3 दिया गया है। हाँ, तो आगे देखें 12th के थे GMC बालयोगी और 11th के थे PA संगमा। तो ये डी जो है यहाँ पर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। तो पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। डेट भी याद रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा met for the first time on 13th May 1952. Elections were held in 1952 to elect members from various states of independent India. Dr. S. Radhakrishnan was the first chairman of the Rajya Sabha, also the first vice president of the nation. The maximum strength of the Lok Sabha, which is House of the People, as stipulated by the Constitution is, पीछे हम इसको देख चुके हैं तो आपको याद रहना चाहिए 550 मेंबर्स, 550 550 मेंबर्स है मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की। और ये बोला गया है आर्टिकल 81 में।
एलोकेशन देखें तो इन 550 में से 530 स्टेट से और 20 यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। और अभी तक प्रेसिडेंट जो हैं 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते थे, ऐसे लोग जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस वाले प्रोविज़न को 2019 में अबॉलिश कर दिया गया। करंटली 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के, जिसमें 530 स्टेट्स के और 13 यूटीज़ के हैं। और ये जो 552 मेंबर्स अभी तक हुआ करते थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियंस इसमें से माइनस हो गए हैं, इसलिए 550 हो गई है संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, देखते हैं कि करके। पहली है, ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी विल इलेक्ट ओनली 1 मेंबर। करेक्ट है ये बिल्कुल। फिर है, प्रायर टू 1962 देयर वर बोथ सिंगल मेंबर एंड मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दीज मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज यूज्ड टू इलेक्ट मोर देन 1 मेंबर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 1951-52, ये भी सही है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज 543, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, केवल 1, 2 और 3 सही है यहाँ पर। 543 नहीं थे तो कितनी सीट्स थी, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 489 थी। ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हैं। विच बॉडी हैज़ द पावर टू अमेंड द यूनियन एंड स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारी पार्लियामेंट है, जिसके पास पावर है यूनियन और स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अमेंड करना। ठीक है, बेसिकली यूनियन और सेंटर स्टेट रिलेशन जो हम कहते हैं, उसको डिफाइन करने की पावर पार्लियामेंट के पास में है। कौन सी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास होंगी, कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी, ये सब बताता है। Such amendments are carried out under Article 368, which provides the procedure for amending the Constitution. Any amendment related to the union state power distribution requires the approval of both houses of parliament, followed by ratification by at least half of the state legislatures. What is the maximum permissible gap between 2 sessions of the parliament? पीछे देख चुके हैं हम ये भी। 6 महीने का मैक्सिमम गैप होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में। ठीक है, और साल में 2 सिटिंग्स ज़रूरी हैं, 2 सेशन साल में होने चाहिए। हमारे यहाँ पर 3 होते हैं, बजट, मानसून और विंटर सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर अ फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। पीछे हमने देखी थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तीनों ही फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट की, और इन सब की डिटेल्स हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर काम भी थोड़ा थोड़ा दिया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये एग्जामाइन करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कैग रिपोर्ट्स को। एस्टिमेट कमेटी सजेस्ट करती है इकोनॉमीज़ एंड इम्प्रूवमेंट्स को इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड ऑल्सो एग्जामाइंस बजट एस्टिमेट्स। नाम ही एस्टिमेट है तो ये सब काम है इसका। फिर है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, रिव्यूज़ परफॉर्मेंस एंड अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल PSUs यूजिंग कैग रिपोर्ट्स। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। ये जो 12 मेंबर्स हैं आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज फील्ड से होने चाहिए। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं 12 मेंबर्स को। अब यहाँ राज्यसभा के कुछ 1 लाइनर्स फैक्ट देख लेते हैं। टेन्योर मेंबर्स का कितना होता है राज्यसभा का, 6 साल का। राज्यसभा का टेन्योर वो फिक्स्ड है, परमानेंट बॉडी है राज्यसभा। मेंबर्स का टेन्योर 6 साल होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस भी इसे कहते हैं। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2nd ईयर। ठीक है, हर 2 साल में 1/3। अच्छा, मैंने पीछे शायद 2/3 बता दिया था आपको, तो उसको यहाँ करेक्ट कर लेते हैं। 2/3 नहीं है, 1/3 मेंबर्स जो हैं हर 2 साल में उनको रिप्लेस कर दिया जाता है और नए इलेक्टेड मेंबर्स आ जाते हैं उनकी जगह पर। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा एज 250। इन 250 में से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेजेंट स्ट्रेंथ राज्यसभा की 245 है, जिसमें 233 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के हैं, और 12 नॉमिनेटेड हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। इन्हें कौन इलेक्ट करता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स और यूनियन टेरिटरी, उस स्टेट के यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स उनको इलेक्ट करते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज डिजाइन टू मेंटेन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कंट्री। नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम अ स्टेट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। अब यहाँ जॉइंट सिटिंग की बात की गई है, तो पहला है स्टेटमेंट आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट जो है गलत है।
109 नहीं है, आर्टिकल 108 होगा इसका, ठीक है। अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में बी कॉल्ड टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है क्या? तो नहीं बुलाई जा सकती, ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर नीदर 1 नॉर 2 आएगा आंसर, क्योंकि करेक्ट पूछा गया, दोनों ही करेक्ट नहीं है, ठीक है। 108 है आर्टिकल जॉइंट सिटिंग के लिए। 109 जो है ये डील करता है विद मनी बिल्स इन द राज्यसभा। जॉइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए नहीं बुलाई जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो सेपरेटली दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से वो बिल पास होना चाहिए, तभी होगा। तो इस तरह मनी बिल्स के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए ये जो जॉइंट सिटिंग है नहीं बुलाई जा सकती। Whose decision is considered to be final in case a question arises with regard to the disqualification of a member of the parliament according to the grounds mentioned in the constitution? अगर पार्लियामेंट के किसी मेंबर को अयोग्य ठहराना है, उसे डिसक्वालीफाई करना है और उसके डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डिसक्वालिफिकेशन सही है या नहीं है, ये किया गया है जो, तो वो कौन इसमें डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इस केस में? तो ये प्रेसिडेंट होते हैं। और ये बोला गया आर्टिकल 103 में दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रेसिडेंट का डिसीजन इसमें फाइनल और बाइंडिंग होता है, बाध्य होता है। प्रेसिडेंट टेक्स दिस डिसीजन आफ्टर कंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कंसल्टेशन इज़ मैंडेटरी, ठीक है, कंसल्टेशन लेना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, वो मैंडेटरी है। और जो भी एडवाइस इलेक्शन कमीशन देता है उसके हिसाब से ही प्रेसिडेंट काम करेंगे, और वो बाउंड हैं इलेक्शन कमीशन के एडवाइस के हिसाब से काम करने के लिए। तो मतलब प्रेसिडेंट का भी यहाँ पर खुद का डिसीजन नहीं होता है, पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है और प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। और प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होगा, जो कि उनको मानना पड़ रहा है, मजबूरी है उनकी, वो फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। द ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इंक्लूड होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी और डिफेक्शन अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये सारे बेसिस पाए जाते हैं, ये सारे ग्राउंड्स पाए जाते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन इनके आधार पर हो सकता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन? हम देख चुके हैं मैक्सिमम एज लिमिट, मैक्सिमम नहीं है एक्चुअली, मिनिमम एज लिमिट सही यहाँ पर शब्द होगा क्वेश्चन में। मिनिमम एज लिमिट होती है लोकसभा के लिए 25 ईयर्स और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है। ये यहाँ पर देखिए सारे मेंशन कर दिए गए हैं। 21 ईयर्स जो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन अगर आपको लड़ना है तो उसके लिए मिनिमम एज है 21 साल। फिर 25 साल किस किस के लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल मिनिमम एज है। 30 साल लेजिस्लेटिव काउंसिल और अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो वहाँ पर 35 साल चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और 18 साल वोटिंग एज है। पहले ये 21 साल हुआ करती थी, फिर 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ संविधान में, जिसके बाद इसको कम करके 18 साल किया गया। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? ये है 4th शेड्यूल। राज्यसभा में सीट्स के एलोकेशन से संबंधित है कि किस तरह से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में सीट देनी है राज्यसभा में, ठीक है। आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पोटेंशियल सिटिंग कैपेसिटी राज्यसभा की 250 रखी गई है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सीट्स मैक्सिमम है राज्यसभा में, 31 सीटें हैं। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ये थे GV मावलंकर, पहले स्पीकर थे लोकसभा के। इन्हें 15 मई 1952 को इलेक्ट किया गया था आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्हें दादा साहेब के नाम से भी जानते थे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1946 टू 1947। ही वॉज ऑल्सो द स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें फादर ऑफ द लोकसभा कहा गया था। अ बिल बिकम्स एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंटेड टू बाय। किसकी असेंट चाहिए होती है किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए? तो प्रेसिडेंट की असेंट लास्ट में चाहिए होती है। दोनों हाउसेज से जब पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट उसको असेंट अपनी दे देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, तो वो बिल जो है एक्ट बन जाता है। पार्लियामेंट का बेसिक फंक्शन ही ये है कि उनको कानून बनाना होता है। ऑल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैव टू बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ बिल्स बिफोर पार्लियामेंट। बिल एक स्टैट्यूट होता है इन द ड्राफ्ट एंड कैन नॉट बिकम लॉ अनलेस इट हैज़ रिसीव द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट की असेंट जब तक नहीं मिलती तब तक कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज संसद।
हिंदी बस बता दिया यहाँ पर। पार्लियामेंट जो है सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है देश की, विच कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, इस तरह से बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हमारे यहाँ पर, और प्रेसिडेंट जो है वो भी पार्लियामेंट का पार्ट है। यहाँ रूल नंबर पूछा है, विच रूल ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा डज नॉट इन्वॉल्व अ फॉर्मल मोशन बिफोर द पार्लियामेंट हाउस, हेंस नो वोटिंग कैन टेक प्लेस आफ्टर डिस्कशन ऑन मैटर्स अंडर दिस रूल। ये 193 रूल की बात की जा रही है। मतलब फॉर्मल मोशन जो लेकर आए जाते हैं ना, फॉर्मल मोशन से मतलब है कोई भी ऐसा बिल या फिर कोई भी ऐसा मोशन लेकर आया जा रहा है जिस पर पहले डिस्कशन होगा और फिर बाद में उस पर वोटिंग भी होती है। लेकिन कई सारे डिस्कशन के ऐसे पहलू होते हैं जिसमें वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ डिस्कस करना है पार्लियामेंट में, ठीक है, उस मैटर के तहत। तो ये वाले जो इस तरह के मैटर्स होते हैं ये कौन से रूल के अंदर आते हैं, 193 के अंदर। ठीक है, रूल 184 जो है ये अलाउ करता है वोटिंग, बट रूल 193 डजंट। तो ये रूल 184 भी याद रखिएगा लोकसभा का। देखिए, लोकसभा राज्यसभा इन सभी में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसके लिए अलग से इन रूल्स की पूरी लिस्ट बनी हुई है जिसके आधार पर सभी काम होते हैं। तो ये रूल 184 जो है इसमें वोटिंग अलाउ होती है, 193 में नहीं होती। लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, सिंपल सी चीज़ है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ, बहुत बार बात कर चुके हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। पार्लियामेंट में ये तीनों शामिल होते हैं अंडर आर्टिकल 79, ये बोला गया है इसमें। In 1977, an act was passed to govern the salary and allowances of which of the following positions। तो पार्लियामेंट में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसको सैलरी और अलाउंसेस को कंट्रोल करने के लिए 1977 में एक्ट पास किया गया था। दोनों ही हाउसेस में हम देखते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। ऐसी पार्टी होती है जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हो, उसका लीडर जो होता है वो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। और वो पार्टी कैसी होती है, वो ऐसी पार्टी होती है जिसके पास मतलब लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसकी 1/10 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए। 1/10 या 1/10 से ज़्यादा सीटें जो भी अपोजिशन पार्टी के पास हैं उसको लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी माना जाता है, और उसी के लीडर को, जो भी पार्टी मानती है अपना लीडर, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में रिकॉग्निशन मिलता है। और वो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार जो भी काम कर रही है या पार्लियामेंट में लोकसभा के मेंबर्स जो हैं, सरकार मेनली इन्फ्लुएंस्ड वाली कंडीशन में रहती है क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स सरकार के ही होते हैं लोकसभा में। तो वो जो काम कर रहे हैं ना उन पर देख रेख करने के लिए, उन पर क्वेश्चंस उठाने के लिए एक लीडर ऑफ अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, वरना सरकार बेलगाम हो जाती है। कोई भी बिल लाते हैं, पास कर देते हैं बिना किसी को, देखिए पास, सारे बिल पास ना हो ये सवाल नहीं होता। लीडर ऑफ अपोजिशन का मेन काम ये होता है कि बिल जो भी आए पास भले वो हो जाए, लेकिन बारीकी में जाना ज़रूरी होता है ना। और लीडर ऑफ अपोजिशन का काम यही है कि वो उस बिल की बारीकी में जाए, उसमें से क्वेश्चंस खोद खोद के पूछे, ताकि पता चल जाए अच्छे से कि पूरे बिल में है क्या, और पूरी तरह से वो बिल डिस्कस हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है, भले ही वो बिल पास हो जाए बाद में। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता है तो फिर यहाँ पर कमी हो जाती है कि सरकार ज़्यादा डिस्कशन नहीं करती है, पार्लियामेंट में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता किसी भी बिल पर, और वो बहुत जल्दी से पास हो जाते हैं कई सारे बिल्स। और बहुत डिस्कशन ना होने पर फिर यही दिक्कत आती है कि कुछ कमियां जो होती हैं वो सामने नहीं आ पाती। तो इसलिए ये जो पोस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन को भी सैलरी और अलाउंसेस ये प्रोवाइड किए जाते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज़ इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। सिंपल सी चीज़ है। डिप्टी स्पीकर जो होता है, स्पीकर के एब्सेंट रहने पर वो प्रिसाइड करता है। हाँ, ये चीज़ भी याद रखिएगा, रूलिंग पार्टी जो होती है ना उसी से स्पीकर चुना जाता है हमेशा। फिलहाल ओम बिरला हमारे स्पीकर हैं। इन इंडिया पार्लियामेंट हैज़ 4 सेशंस इन अ ईयर। अच्छा, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं 3, तो देखते हैं कौन सी सही है कौन सी नहीं है। पार्लियामेंट में 4 सेशन होते हैं एक साल में, गलत है, 3 सेशन होते हैं। और संविधान के हिसाब से, मतलब संविधान ने नंबर नहीं बताया है कि कितने होने चाहिए, बस ये बोला है कि एक साल में 2 सेशन होने चाहिए और दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ कितने 3 होते हैं सेशन, 4 नहीं होते, गलत हो जाएगा। बजट सेशन इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बजट सेशन जो है ना, बजट और मनी इससे रिलेटेड ज़्यादातर पावर लोकसभा के पास ही है ना। तो राज्यसभा के चेयरमैन का इसमें कोई रोल है ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग द मानसून सेशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द पार्लियामेंट, ये भी गलत होगा। मानसून सेशन नहीं बल्कि जो बजट सेशन होता है उसमें पहला सेशन जो है पहला एड्रेस प्रेसिडेंट का होता है।
मॉनसून सेशन बजट सेशन के 2 महीने बाद होता है और इसमें मेनली डिस्कशन किया जाता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें वही चीज़ें हैं। विंटर सेशन जो है शॉर्टेस्ट सेशन होता है तीनों में से। इट टेक्स अप द मैटर्स दैट कुड नॉट बी कंसिडर्ड अपॉन अर्लियर एंड मेक्स अप फॉर द absence of legislative business during the second session of the parliament. The chairman of the committee on public accounts is nominated by which among the following? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसके चेयरमैन को कौन नॉमिनेट करता है? स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर नॉमिनेट करता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इंट्रोड्यूस की गई थी 1921 में और पहली बार इसको मेंशन जो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मेंशन किया गया था, जिसे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसमें इस कमेटी की बात की गई थी, लेकिन इंट्रोड्यूस पहली बार 1921 में किया गया। सोल पर्पस इसका है टू ब्रिंग आउट केसेस ऑफ वेस्ट, लॉस, करप्शन, एक्स्ट्राविजेंस, इनएफिशिएंसी एंड निगेटरी एक्सपेंसेस। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नॉमिनेट किया जाता है बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड ऑलवेज फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, ये वही है फाइनेंशियल कमिटीज़। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम देख ही रहे हैं टाइम पर। पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रोविजन को अगर अमेंड करना है तो सिंपल मेजॉरिटी उसमें चाहिए होती है। अब देखिए, मेजॉरिटी 4 तरीके की होती है। एक सिंपल मेजॉरिटी है जिसमें 50% से ज़्यादा मेंबर्स प्रेजेंट हों और वोट करें। 50 से ज़्यादा 51 हो जाते हैं तो बस हो गया। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स माइनस वेकेंट सीट्स। और स्पेशल मेजॉरिटी होती है जिसमें ज़्यादातर 2/3 मेजॉरिटी को काउंट किया जाता है। द प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, पीछे हम देख चुके हैं राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन का प्रोविज़न जो है ये हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। 26 नवंबर 1949 एग्जिस्टेंस में आया हमारा संविधान। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कई सारी चीज़ें हमने एज इट इज़ ले ली थी और बाकी जो ज़रूरत लगा उसको चेंज किया। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया बिगिन विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये जो है फाउंडेशन की तरह इस एक्ट ने काम किया ऑफ द मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर्स ऑफ द काउंसिल कहा गया। इन अदर वर्ड्स, इट स्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे इंडियन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था। ये लेजिस्लेटिव विंग जो थी फंक्शन करती थी एज मिनी पार्लियामेंट, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर्स एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अ राज्यसभा मेंबर? टर्म कितना होता है राज्यसभा के मेंबर का? हम देख चुके हैं 6 साल। ये वही सारी चीज़ें, स्ट्रेंथ दी गई है आर्टिकल 80 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसमें बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में मेंबर्स को। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू प्रेसिडेंट। अच्छा, राज्यसभा के चेयरमैन होते कौन है? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ये प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। टर्म कितना होता है चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन का? 5 साल। राज्यसभा सिलेक्ट्स द डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। अगर चेयरमैन राज्यसभा का एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन उनकी जगह पर ड्यूटीज़ उनकी परफॉर्म करेगा। डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। करंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं CP राधाकृष्णन। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ होम। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, और ये बोला गया है आर्टिकल 74 में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव सच अ पावर टू डिसॉल्व पार्लियामेंट ऑन हिज ओन। ही प्रोसीड्स on the advices given by the Prime Minister and his Council of Ministers. What is the minimum age for being elected as a member of Lok Sabha? देख चुके हैं हम ऑलरेडी, 25 साल। राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल। अब यहाँ लोकसभा के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 17 अप्रैल 1952 को आफ्टर इंडियाज़ फर्स्ट जनरल इलेक्शन। पहला सेशन लोकसभा का हुआ था 13 मई 1952। पहली लोकसभा लास्टेड इट्स फुल टेन्योर ऑफ 5 years
और इसे डिसॉल्व किया गया 4 अप्रैल 1957 को। पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर, पहले डिप्टी स्पीकर थे MA अयंगर और पहले सेक्रेटरी जनरल थे श्री MN कौल। व्हाट इज़ द कोरम रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ लोकसभा। अच्छा, कोरम की बात अभी तक हमने नहीं की है, तो कोरम क्या है? कोरम उस मिनिमम संख्या को कहते हैं जो चाहिए होती है लोकसभा की मीटिंग होने के लिए। मतलब मान लीजिए कि कोई एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें 100 मेंबर्स हैं। अब 100 में से मान लीजिए मीटिंग के दिन पहुँचे सिर्फ 2, तो 100 में से सिर्फ 2 पहुँच रहे हैं, तो मीटिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इसीलिए डिसाइड किया जाता है कोरम की इतने मेंबर अगर प्रेजेंट होंगे तो मीटिंग कर दी जाएगी, इससे कम होंगे तो मीटिंग फिर नहीं हो सकती। तो वही कोरम कहलाता है। लोकसभा में भी मीटिंग होने के लिए कोरम होता है। ये कोरम चाहिए टोटल मेंबर्स का 1/10, ठीक है, 1/10 भाग टोटल मेंबर्स के अगर प्रेजेंट होंगे तो लोकसभा की मीटिंग हो जाती है। और एक कोरम की बात की गई है संविधान में आर्टिकल 100 में, एटलीस्ट 10% मेंबर्स वो चाहिए होंगे। मतलब अगर मान लीजिए 100 मेंबर्स हैं तो उनमें से 10 मेंबर भी अगर प्रेजेंट रहते हैं तो मीटिंग हो जाएगी। तो ये जो कोरम है 1/10 का 10% का लोकसभा के लिए भी है और राज्यसभा के लिए भी है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के इस वीडियो का। अगर आप किसी पेड बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप इनू पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको सब कुछ अवेल हो जाएगा। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।